हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एक्स मर्चेंट नेवी चैनल। इस वीडियो के अंदर में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं IMCT 2024 के अंदर में आए हुए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और बात करेंगे कि कहाँ के वेटेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था। मतलब 11th के टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे एंड 12th के टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे। अगर 2025 का आपने पेपर एनालिसिस देखा होगा तो उसके अंदर में 8 क्वेश्चंस आपके क्लास 11th से आए थे एंड 12th से टोटल 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12th से आया था। बात करें अगर हम वहीं 2024 के पेपर के बारे में IMCT के, तो इसके अंदर में काफ़ी रैंडम सा वेरिएशन था कि लाइक 11th वाले क्लास से 3 क्वेश्चन बस केवल और केवल आया था। जी हाँ, क्लास 11 से केवल और केवल कितने क्वेश्चन आए थे? 3। एंड क्लास 12 से बाकी बचे हुए 17 क्वेश्चन आपके क्लास 12 से आए थे। मीन्स 12 का वेटेज समाउ देखा जाए 24 एंड 25, इन दोनों सालों में आपका वेटेज केमिस्ट्री का क्लास 12 वाले पोर्शन से क्या था? ज़्यादा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो वेटेज था वो था आपका ऑर्गेनिक का। जी हाँ, क्लास 12 के सेकेंड वॉल्यूम दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वेटेज आपके IMCT के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा है। एक एक करते हुए देखते हैं पहले कि 11th के वो कौन 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन हर साल ही रिपीट होता है, चाहे वो हम बात 2024 की करें या 2025 की। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्लास 11th के यही वो 3 चैप्टर्स हैं जिन 3 चैप्टर से क्वेश्चंस आपका बना था। जैसे अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, लोग अगर आप लास्ट मोमेंट पर पढ़ने बैठ रहे हैं तो सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही होगा कि इस चैप्टर के अंदर में आप क्लास 12 के भी अंदर में जो मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन है उस सेक्शन से रिलेटेड आपको क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही बताया जाता है। दैट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, फिर इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली चीज़ें हैं, आइंस्टाइन का वो गवर्निंग इक्वेशन वाली चीज़ें हैं, फिर इसके बाद जो भी आपके हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइमैन बामर पाशन ब्रैकेट पीफंड सीरीज, इन्हीं सभी चीज़ों से रिलेटेड डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है। और अगर 2024 के बारे में बताएं तो यहाँ पर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ था वह था आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में। डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला पता है आप बहुत ही आराम से डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो आपको निकालना था वो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसी से ही आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक न्यूमेरिकल आपका आया हुआ था। फर्दर इस चैप्टर से रिलेटेड और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वह है आपका क्वांटम नंबर्स। आप चारों क्वांटम नंबर जरूर देख करके जाएं अगर आप लास्ट मोमेंट पर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। फर्दर अगर बात करें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन बस केवल और केवल आपके पास आया हुआ था। वो अगेन कौन इनमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। हाँ, इसको आप लोग हाइपोवेलेंट और हाइपरवेलेंट टाइप के कंपाउंड से भी आप लोग जानते हैं। तो वो वाला कंपाउंड जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो हमारा क्या कहलाता है? हाइपोवेलेंट। और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा लाइक PCl5 जैसे कंपाउंड, H2SO4 जैसे कंपाउंड है वो हमारा क्या कहलाता है? हाइपरवेलेंट। तो डायरेक्ट वहाँ से ही सवाल आया था। और अगर हम इस चैप्टर से और फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताएं तो आप डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगेन ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है या बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ये सब चीज़ जरूर रिवाइज करके जाइएगा। हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR थ्योरी एंड MOT, यही इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है जहां से डायरेक्ट सवाल आपको आपके एग्जाम्स में उठते हैं। थर्ड, तो अगेन हमने आपको बताया कि केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कहां से पूछा गया था? आपसे पूछा गया था हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट कंपाउंड मीन्स कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, उससे रिलेटेड सवाल एक आया था। थर्ड दैट इज आवर थर्मोडायनेमिक्स। आप सब जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। पूछा तो गया था सवाल आपके फर्स्ट लॉ से, और फर्स्ट लॉ के अंदर में 3 चीजें होती हैं, दैट इज इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड वट एवर हीट। और आप सब जानते हैं कि अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए वर्क अलग होता है, हीट अलग होता है, और अकॉर्डिंगली चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है? अलग। तो सवाल क्या पूछा गया हुआ था? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको वर्क डन कैलकुलेट करना था, जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। दैट इज आपसे क्या पूछा गया था? वर्क डन कैलकुलेट करवाया था। वर्क डन फॉर कौन से वाले प्रोसेस की बात करें? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस से में कितना वर्क डन होता है, सब लोगों को फॉर्मूला भी ध्यान ही होगा। दैट इज माइनस टाइम्स nRT ln आइदर V2/V1। सवाल में V2 और V1 दोनों वैल्यूज डायरेक्टली दे रखी थी और आपको वर्क डन कैलकुलेट करना था। यानी तो आप उसको, चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आप उसको P1/P2 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हो गया या केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात अगर हम करें तो आप वो फॉर्मूला बुक जरूर बनाएं और उसको ही रिवाइज करके जाए। आपका इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल डेफिनेटली आपसे बनेगा।
यही 3 सवाल बस केवल और केवल 2024 में क्लास 11 से आया था। बाकी सारे सवाल, जी हाँ, बाकी सारे सवाल आपके क्लास 12 से आए थे। एक ही करते हुए देखते हैं कि कैसे से क्वेश्चंस। अगेन सॉलिड स्टेट आपका पहला चैप्टर हुआ करता था जब सिलेबस कट डाउन नहीं था सीबीएसई के अंदर में। अभी के टाइम पर टोटल 10 चैप्टर है, पहले टोटल 16 चैप्टर हुआ करते थे। अब उन 16 चैप्टर में से जो सबसे पहला चैप्टर था वो था आपका सॉलिड स्टेट। एंड सॉलिड स्टेट से रिलेटेड एक सवाल यहाँ पे बना हुआ था, दैट इज अगेन बहुत ही सिंपल, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात किया गया हुआ है। 3 ही टाइप के क्यूब्स होते हैं हमारे पास। एक कौन सा होता है? सिंपल क्यूबिक। एक क्या होता है हमारे पास? बॉडी सेंटर्ड। और एक क्या होता है हमारे पास? फेस सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक के अंदर में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होता है 52.5%, इसके अंदर में होता है 68%, और यहाँ कितना होता है? 74%। डायरेक्ट अगेन फैक्ट्स वाले ही क्वेश्चन आपके पास पूछे गए थे, और पूछा ये नहीं गया था कि कितना परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी है, ये पूछा गया था कि कितना जगह खाली है, मीन्स कितना वैकेंट स्पेस है उसका परसेंट बताओ। अगेन 68% अगर एटम से भरा हुआ है तो बताएं आंसर क्या होगा? हाँ 32%। जो स्पेस क्या है हमारा आपके बॉडी सेंटर के लिए, वो स्पेस क्या है? खाली। अगेन अगर सॉलिड स्टेट की बात करें तो आप तो एक नॉर्मली रिलेशंस आप ध्यान रख सकते हो, क्यूब के लेंथ, रेडियस ऑफ एटम से रिलेटेड। पैकिंग एफिशिएंसी तो हमने आपको यहाँ पे लिख ही दिया है। फर्दर इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, 3 ही यूनिट सेल अपने को पढ़ने भी होते हैं ऐसे क्यूबिक के अंदर में। बाकी कुछ डिफेक्ट्स हैं जो कि पॉइंट डिफेक्ट्स ही हमारे सिलेबस में है, जिसमें फ्रैंकल, शॉर्ट की, इंटरस्टिशियल, वैकेंसी और कुछ इंप्योरिटी डिफेक्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिससे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगर अपन सोल्यूशन वाले चैप्टर पे। सोल्यूशन चैप्टर से यार 2 क्वेश्चन आप लोगों का आया था। पहला तो सिंपल क्वेश्चन पूछा था डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड, और उसमें मोल दे रखा था और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना था। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को आप डाल सकते हो 11th के पहले भी चैप्टर से, बट मोरलेस आप 12th रिसेंटली पढ़े हैं तो हम इसे क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में ही डालना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये सारे फॉर्मूले जस्ट ही तो रिवाइज करा है। दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कुछ तो 3 और 5 वैल्यूज थी, तो ऊपर में हो जाएगा 3 और नीचे में हो जाएगा 3 + 5, वही चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन था। तो ये है आपके केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड, जिस हिसाब से IMCT के अंदर में पूछा जाता है। प्लीज इसे छोड़ के जाने की गलती मत करना, वरना 15-20 मार्क्स जो आप बहुत ही आसानी से ला सकते थे, इतनी छोटी छोटी चीजों को ही अगर आप ध्यान रखो तो आपके आराम से 15+ मार्क्स आप केमिस्ट्री में आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं। एक सवाल तो डायरेक्ट ये था, और दूसरा सब जानते हैं सोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या है, वही अगेन सॉल्युबिलिटी, हेनरी का लॉ, एक राउल्ट्स का लॉ, और फिर इसके बाद अपने पास कौन सा आता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो 4 नाम एंड वन टॉप फैक्टर। फिर अगला एक जो सवाल आया था, एक सवाल हमारे पास यहाँ पर इससे भी एसोसिएटेड था कि सॉल्युबिलिटी पर सवाल पूछा था। हम सब जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी कैसे आपका बढ़ता है या कैसे घटता है, दैट इज डायरेक्टली P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट? अवर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मीन्स P इज इक्वल टू KH × XV। एक सवाल सॉल्युबिलिटी पर था। हाँ, एक और सवाल पूछा गया था वन टॉप फैक्टर पे। कुछ तो AlCl3 करते हुए कंपाउंड था, जो ऑब्वियसली वन टॉप फैक्टर, चूंकि सॉल्ट है हमें पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पानी में जाने के बाद एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। और अगर AlCl3 एग्जैक्टली था, एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बट हाँ ऐसे ही कोई सवाल था जिसमें वन टॉप फैक्टर कितना हो जाएगा। हाँ सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, 3Cl- और एक अपने पास क्या आएगा? Al3+। तो अल्टीमेटली वन टॉप फैक्टर कितना होगा? चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन 4। बताना कितना ही समय लग रहा है आपको ये ऑप्शन और वो 1 मार्क्स कलेक्ट करने में। सही है, बढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टूवर्ड्स। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थर्मोडायनेमिक्स से मिलाते हुए एक सवाल पूछा गया हुआ था सेल की स्पॉन्टेनिटी पे, कि सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा और डेल्टा जी का साइन क्या होगा। बताएं, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? हाँ नेगेटिव होना चाहिए। और फॉर्मूला भी आप सबको पता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -टाइम्स NF E ऑफ सेल। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंगली एक सवाल बस वहां पर था रिगार्डिंग साइन से कि डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, जैसे से करते हुए सवाल था। और एक सवाल और था हमारा फ्यूल सेल से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो जाता है अगर बात करें हम लोग IMCT के एग्जाम्स के लिए। सॉल्यूशन से देख सकते हो आपके 3 क्वेश्चन आए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन आया था। एक हमारा डायरेक्टली डेल्टा जी के साइन पर बेस्ड क्वेश्चन था, और दूसरा आप सबने बैटरी वाला टॉपिक देखा होगा, और बैटरी के अंदर प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल के बारे में बताया गया है। तो फ्यूल सेल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। अगेन हम बढ़ते हैं आगे, और हमारा अगला जो चैप्टर है दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपको बहुत कुछ नहीं करने की जरूरत है, चुपचाप आप फॉर्मूला याद रख लें 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर का, और कुछ एग्जांपल्स ध्यान रखें।
क्वेश्चन यहाँ आया हुआ था सिंपली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम पूछा गया हुआ था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपसे टाइम पूछा गया हुआ था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपसे टाइम का कैलकुलेशन पूछा कि कितने टाइम में 75% कंप्लीट होगा। कुछ लोगों को तो ये ऐसे से भी ध्यान होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, दैट इज टी 75% पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, आप तो टी हाफ निकालो, जैसे मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं। आपसे अगर टी 87.5% पूछे, कुछ मत करें, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बिल्कुल वैलिड है, आप 3 टाइम्स क्या कर दो, आप जो भी टी हाफ आ रहा है या रेट कांस्टेंट दे रखा है तो वहां से आप टी हाफ निकालो, 3 गुना करो, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन। अगर 87.5% पूछ रहा और आइडियली ये कुछ स्टैंडर्ड ही है जिसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना होता और डायरेक्टली आपका निकल के आता है। एक और लोग याद रखते हैं, बताएं क्या, टी 99.9% वो अल्टीमेटली किसके इक्वल होता है, 10 टाइम्स आपके टी हाफ के इक्वल होता है। मीन जो टी हाफ का वैल्यू दे रखा हो, लेट से मान लो 41 मिनट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 410 मिनट विल बी आवर आंसर। इफ दे आर आस्किंग अबाउट दैट हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस इट्स कंसंट्रेशन बाय 99.9%, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला के भी अंदर में जाते हुए आप कर सकते हो वहां से भी सॉल्व, बट अगर आपको ये रिलेशंस ध्यान है तो आपको इस सवाल को लगाने में अगेन लगेंगे 1 से 2 से 3 सेकंड के अंदर में आप इस सवाल को आराम से सॉल्व कर लोगे। फर्दर देखिए, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर अभी नए वाले एनसीईआरटी से तो हटा दिया गया हुआ है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है आपके आईएमसीटी के लिए, तो बिल्कुल पढ़े, और उसके अंदर में जो कोलोइड्स वाले जो सेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर ध्यान रखें। प्रैक्टिकल लाइक एप्लीकेशंस ऑफ कोलोइड्स वाला टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था और आप इसको जरूर करके जाएं फाइनल एग्जाम के लिए। फर्दर अगर बढ़े अपन और आगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो गाइस आप सबको पता ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनमें से एक तो क्या है हमारे पास IUPAC, जिसको अगर आप बहुत ढंग से करके जाते हो तो मेजॉरिटी क्वेश्चन तो लग जाएंगे। बाकी और अगर इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन की बात करें तो आप थोड़ा सा वर्नर का थ्योरी जरूर देख करके जा सकते हैं। वर्नर की थ्योरी में तो कुछ भी नहीं है, जो एटम मतलब 2 वैलेंसी से जुड़ा होता है, सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइज नहीं होते, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज हो जाता है। फर्दर 2-3 नाम है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, दैट इज कर्नेलाइट, मूर सॉल्ट, पोटाश एलम, आप इन सब का फॉर्मूला भी देख के जा सकते हैं, ये सब डायरेक्ट सवाल यहाँ से उठते हैं। फर्दर CFT भी थोड़ी देर के लिए इंपॉर्टेंट है, या ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा थोड़ा सा CFT आप देख लें तो आराम से आप इसके सारे सवाल कर सकते हैं। आप मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी यहाँ पर आपके आईएमसीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से डायरेक्ट सवाल उठते हैं। बढ़ते हुए अपन आगे, ये तो हो गया पूरा फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बारे में बात, जहाँ से सवाल आपके क्लास 12th में आया था। हम बात कर रहे हैं अभी अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ऑर्गेनिक का, और ऑर्गेनिक के लिए मेरे हिसाब से तो जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, हालांकि अगर क्वेश्चन की बात करें तो हेलो एल्केन से तो सिंपल सा ही क्वेश्चन आया था कि हमारे पास दे रखा है RX और उसका रिएक्शन करवाया था एक बार AgCN से और एक बार करवाया था KCN से। हाँ, ये दोनों की दोनों न्यूक्लियोफाइल आपको पता है, एक बार प्रोडक्ट RNC बनेगा और एक बार प्रोडक्ट RCN बनेगा। हाँ, फैजान का रूल, जिसमें स्मॉल साइज केटायन, लार्ज साइज एनायन, मोर पोलराइजिंग पावर एंड मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड। तो AgCN के केस में नाइट्रोजन जाके R पे अटैक करेगा और KCN के केस में कार्बन जाके अटैक करेगा। तो एक केस में साइनाइड बनेगा और एक केस में आइसोसाइनाइड बनेगा। ऑप्शन देखो, टिक करो, खत्म करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जितना अभी प्रीवियस ईयर का, जहाँ बाकी पेपर के भी आप देख सकते हो, इसमें आपको वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हम आपको बताएं, अगर ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस की बात करें, आप बस ओवरऑल अगेन फिर से स्ट्रिक्ट टू द एनसीईआरटी, जितने रिएक्शंस एनसीईआरटी ने दे रखा है चैप्टर वाइज चैप्टर आप बांट लो। आप पूरे ऑर्गेनिक को एक साथ मत रखो, अगर आप पूरे को एक साथ रखोगे तो फंसेंगे या फिर उतनी चीजें हौच पौच हो जाएंगी। चैप्टर वाइज चैप्टर तो छोड़ो, अब तो अल्कोहल पकड़ लो, एक दिन आप अल्कोहल बोल लो पूरा, कि अल्कोहल बनाने के हमारे पास टोटल 3 तरीका एनसीईआरटी ने दे रखा है। अल्कोहल तोड़ने में एक OH बॉन्ड का क्लीवेज आना और एक RO बॉन्ड का क्लीवेज आना है। OH बॉन्ड तोड़ने के 3 तरीके और RO बॉन्ड तोड़ने के 4 तरीके, और वो चारों का नाम बस स्किल देख करके जा रहे हो, आप अपने आंसर्स तो डेफिनेटली बहुत आराम से पिक आउट कर लोगे। बस इसी बात को एक टाइम पर यही बोलो बस, और वो बस क्या क्या रिएजेंट्स है बस उतना ध्यान रख लो। और अल्कोहल चैप्टर के अंदर में क्या क्या नेमिंग रिएक्शन है, फिर फिनॉल को एक चैप्टर ही मानो आप, उसके रिएक्शन, कार्बो कितने ही तो है, हेलो एल्केन, हेलोजन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और फिर इसके बाद एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस। आप इन सभी को एक एक दिन देते हुए कितने तरीके से बने और कितने पोर्शन में ये टूट रहा है, बस अगर आपको इतना ध्यान है, आप ऑर्गेनिक के एक क्वेश्चन ही छोड़ के आओगे, सारे ही क्वेश्चंस काफी आराम से निकलेंगे। नेमिंग रिएक्शन तो बिल्कुल ही मत छोड़ के जाना, चाहे आप मान लो कि अगर आपके पास बाकी चीजें पढ़ने का टाइम नहीं है, देन आप नेमिंग रिएक्शन गारंटीड आप करके जाएं और वहां से 3 से 4 सवाल तो आपके आराम से बनेंगे।
तो ये था आपका पूरा का पूरा। अगर हम बात कर रहे हैं IMCET के 2024 पेपर के एनालिसिस के बारे में, तो क्वेश्चंस आपके कुछ तो इस तरीके से बने थे। अगेन आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन नहीं आया था, बट उससे भी आने के चांसेस होते हैं, और उसमें भी आप बस केवल और केवल एसिड बेस थ्योरी के जितने भी टाइप का पीएच होता है आपका अलग अलग, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड का, मिक्सचर ऑफ वीक बेस का, या मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस का, सारे के पीएच का फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रख करके जाओ। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कितने टाइप का सॉल्ट होता है वो भी आप ध्यान रख करके जाइए, और सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला जो कि आप सब जानते भी हो किसके बराबर होता है, x की पावर x टाइम्स y की पावर y टाइम्स सॉल्युबिलिटी की पावर x प्लस क्या कर दो y, यही चीजें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर होता है। बस आपको ये दे देगा, ये पूछेगा, ये दे देगा, ये पूछेगा, यही आपको बस। अगर आपको इतना भी ध्यान है, वो स्किल टेस्ट आपसे इतना करना चाह रहे हैं कि वेदर आपने ये चीजें पढ़ी या नहीं पढ़ी, आपको ये चीजें पता है या नहीं पता है। अगर आपको इतनी चीजें पता है डेफिनेटली आप आराम से स्कोर आउट ऑफ 20 15 प्लस तो कर लेंगे। चलिए मिलते रहेंगे अपन ऐसे से ही वीडियो में, और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट IMCET एग्जाम। थैंक यू।